जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड वीडियो। मैंने आप सबको बताया था कि ये प्रोसेस डिज़ाइन या प्रोसेस इंजीनियरिंग ये एक वीडियो में होने वाला काम नहीं है। इसके लिए 2 या 3 वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन हजरात ने पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि वो पिछली देखें, तो फिर आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो बहरहाल ये पार्ट 2 है प्रोसेस इंजीनियरिंग का या प्रोसेस डिज़ाइन का, और इसका पार्ट 1 यूट्यूब पे फ्लोट हो चुका हुआ है, तो वो आप पहले देखिए। और बल्कि मैं तो एडवाइस करूँगा कि इस प्लेलिस्ट की जो शुरू की वीडियोस हैं उनमें भी कुछ बातें इम्पॉर्टेंट हैं, तो अगर आप वो देख लेंगे तो उसका भी आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं है। तो इसलिए आप वो पिछली वीडियोस मेरे हिसाब से आप ज़रूर देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ। तो इस वीडियो में भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ऑल टुगेदर मेरा ये आइडिया है कि आपकी एक सॉलिड बैकग्राउंड बन जाएगी प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में। उसमें ज़रूरी नहीं कि प्रोसेस इंजीनियर्स की बैकग्राउंड बन जाएगी या एक नॉन प्रोसेस इंजीनियर की बैकग्राउंड बन जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपीरियंस्ड प्रोसेस इंजीनियर्स को भी कुछ बेसिक गलतियां करते देखा है, और नॉन प्रोसेस वाला तो बेचारा नहीं जानता, तो उसको तो डेफिनेटली फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर होगा ये वीडियोस देखने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बुक्स वगैरह से भी इतने समझ नहीं आते। तो आई थिंक विद दीज थॉट्स वी प्रोसीड। अच्छा जी, तो इस स्लाइड में हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिलीवरेबल है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसका नाम है प्रोसेस डेटा शीट। याद रखिए कि हम किस स्टेज पे खड़े हुए हैं, हमें प्रोसेस वालों ने क्या क्या डिज़ाइन कर दिया है, यानी कि अगर हम प्रोसेस वाले हैं तो हमने क्या क्या डिज़ाइन कर लिया है। हमें एक्चुअली क्लाइंट का डिज़ाइन जो डॉक्यूमेंट्स थे, प्री फिजिबिलिटी या जो फिजिबिलिटी या जो बेसिक इंजीनियरिंग है, अगर हम फीड कर रहे हैं तो वो हमें मिल चुका है, और हम एक दो काम कर चुके हैं। वो पिछली वीडियो में जैसा मैंने कहा हमने डिस्कस किए कि हमने प्रोसेस का जो ब्लॉक डायग्राम कह लीजिए या फ्लो डायग्राम कह लीजिए, वो हम बना चुके हैं, और अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमने कुछ बेसिक वर्क्स कर लिए और अभी आगे हमें कुछ करना है। तो हमें एक फ्लो डायग्राम और उसके बाद पीएफडी बनाने के बाद अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत है, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ चले जाएं या डिटेल्ड इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं। तो अगर हमारे पास हमने पीएफडी बना ली, प्रोसेस का फ़्लो हमें पता चल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी सारे इक्विपमेंट की वो किसी को देने की पोजीशन में आ गए हैं, और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम टेक्निकल ज़ुबान में क्या कहते हैं, प्रोसेस डेटा शीट। तो प्रोसेस डेटा शीट इन अ वेरी ब्रीफ वर्ड्स क्या क्या बताएगी या क्या क्या बताती है, ये उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का ऑपरेटिंग और डिज़ाइन डेटा के बारे में बताती है। अब ये कहाँ से आएगा, ऑपरेटिंग डेटा कहाँ से आएगा? पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग डेटा के बारे में हमें पहले तो फीड स्टॉक यानी कि रॉ मटेरियल का डेटा होता है हमारे पास। इसके बाद हम उसका प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं, और मैंने बताया था कि प्रोसेस डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच नॉर्मली नहीं किया जाता, या तो हमें रेफरेंस डायग्राम क्लाइंट से मिल जाता है,
और अगर क्लाइंट ने कुछ भी नहीं दिया तो हमें कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस, क्योंकि दुनिया में ये काम पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा होता, तो अगर वो पंपिंग स्किड है या स्लग कैचर है या फ्रैक्शनेशन है या 3 फेज सेपरेशन है, तो ये काम आप पहली दफ़ा नहीं करने जा रहे। इसमें पहले बहुत वर्क हो चुका है और बहुत से प्रोजेक्ट्स में ये हो चुका है, तो हम कभी भी री इन्वेंट द व्हील वाली तरफ नहीं जाते। तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस पीएफडी या फ्लो डायग्राम मिल जाती है। तो हमने बहरहाल उससे शुरू किया था और हमने उस पर्टिकुलर डायग्राम को टेलर किया था या अडेप्ट किया था अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। इसके बाद हमने एक और काम किया था, हमने उसको हाइसिस में या ओल्गा में या पाइप सिम में या जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल था या क्लाइंट ने हमें कहा था, हमने उसको क्या कर लिया था, उसकी सिमुलेशन भी कर ली थी, हाइड्रोलिक सिमुलेशन कर ली थी। हाइड्रोलिक सिमुलेशन ने हमें कुछ बताया था, तो हमने एक और चीज़ बना ली थी, उसको हम हीट एंड मास बैलेंस कहते हैं, जो कि एक टेबुलेटेड डेटा होता है जिसमें मुख्तलिफ स्ट्रीम्स के बारे में हमें फ़्लो रेट और उसकी क्या मिल जाती है, ऑपरेटिंग कंडीशंस मिल जाती है। ठीक है, तो हमने उससे वो डेटा ले सकते हैं या किसी को बता सकते हैं। तो फ़िलहाल ये आपके सामने प्रोसेस डेटा शीट आपको नज़र आ रही है। इसमें हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट से ली है जिसको हम हीट एंड मास बैलेंस कहते हैं। तो ऑपरेटिंग कंडीशंस तो आ गई, आप साथ साथ देख रहे होंगे कि इसमें डिज़ाइन कंडीशंस भी लिखी हुई है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये डिज़ाइन कंडीशंस कहाँ से आएंगी, कौन बताएगा प्रोसेस वालों को। इसके अलावा इसमें इस पर्टिकुलर वेसल की कुछ डायमेंशंस वगैरह भी डिटेल की हुई है, मटेरियल्स के बारे में भी लिखा हुआ है और जो मैकेनिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस को कौन देगा, इस बारे में आप थोड़ा सा सोचिए, मैं 1 मिनट बाद आपको बताता हूँ। तो जनाब, अगर आपके जहन में आ गया होगा कि प्रोसेस टीम नॉर्मली वैक्यूम में या अकेले काम नहीं कर रही होती, उसके साथ कुछ और टीम्स भी काम कर रही होती हैं जिनको हम मैकेनिकल ग्रुप कहते हैं या पाइपिंग ग्रुप कहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस वालों को मैकेनिकल ग्रुप प्रोवाइड करेगा। अब सवाल ये है कि पाइपिंग वाला या मैकेनिकल वाले ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड तो करेंगे, लेकिन अगर वो इस प्रोजेक्ट में मोबिलाइज हुए होंगे तो फिर ही प्रोवाइड करेंगे। देखें ना, आप एक और चीज़ भी सोचिए कि ये जो भी प्रोजेक्ट है इस वक्त बड़ी अर्ली स्टेज ऑफ इंजीनियरिंग में है। जब अर्ली स्टेज होती है ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपके साथ काम कर रहा है, जो आपका लीडर है, उसके दिमाग में एक और चीज़ भी होती है, उसको हम कहते हैं मैन आवर्स कंजर्वेशन। आप एक चीज़ उसकी पोजीशन को भी ज़हन में रखिए कि उसकी सक्सेस या कि आपकी सक्सेस इस काम में क्या है कि ये प्रोजेक्ट सक्सीड कर जाए। और प्रोजेक्ट सक्सीड कैसे करते हैं, क्लाइंट को खुश करना या क्लाइंट राज़ी हो जाए, ये तो पहली ड्यूटी है। ज़ाहिर है आपका कोई प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है अगर क्लाइंट नाराज़ हो गया, लेकिन बात यह है कि क्लाइंट को खुश करने के लिए आपने साथ साथ अपनी कंपनी के रिसोर्सेज और मैन आवर्स, यानी कि जो आपकी कॉस्ट आ रही है, उसको भी देखना होता है। तो उसके लिए मैं भी चूँकि इंजीनियरिंग मैनेजर रह चुका हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर भी रह चुका हूँ, बड़ा एक क्रिटिकल डिसीजन होता है, क्योंकि प्रोसेस वालों को थोड़ी बहुत सपोर्ट चाहिए होती है, पाइपिंग से भी मैकेनिकल से। अब वो सपोर्ट देने के लिए अगर आप एक फुल टाइम मैकेनिकल या पाइपिंग के बंदे को मोबिलाइज़ कर दें, और कई केसेस में प्रोजेक्ट मैनेजर मजबूर हो जाता है
वो एक टीम ही एक्चुअली मोबिलाइज कर देता है। अब फिर मसला ये आ जाता है कि उस टीम के मैन आवर्स बढ़ते जाएंगे, तो ये बड़ा केस टू केस और एक्सपीरियंस पे होता है, और बड़ा बड़ा एक ट्रिकी सा फैसला होता है। तो एनीवे वी कम बैक टू दिस डिस्कशन कि ये जो मैकेनिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये प्रोसेस वालों को ख्वाब में नहीं नज़र आएगी, बल्कि उन्हें किसी न किसी से पूछनी पड़ेगी। या तो वो पुराने, अगर उनको थोड़ी बहुत मैकेनिकल आती है तो वो पिछली कोई डेटा शीट से देख के अंदाजे से लिख दें, लेकिन मैंने देखा है कि वो नॉर्मली इतना सीखना भी नहीं चाहते मैकेनिकल। वो कहते हैं जी वी आर स्पेशलिस्ट प्रोसेस, वी डोंट नीड टू नो एनीथिंग अबाउट द मैकेनिकल साइड। तो वो सीधे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आते हैं और कहते हैं जी कि ये हमने ना फिल आउट करना है, तो ये आप करवा दें। अब प्रोजेक्ट मैनेजर फिर जाएगा, इधर उधर रिक्वेस्टिंग करेगा, अगर टीम मोबिलाइज हुई हुई है तो ज़ाहिर है उनको फॉरवर्ड कर देगा, और वो सारी फिर ये मालूमात इसमें डिटेल करेंगे, और उसके बाद वो आपकी प्रोसेस डेटा शीट जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, मैंने पिछली स्लाइडों में एक और चीज़ भी डिस्कस की थी कि कुछ इक्विपमेंट प्रोसेस वाले पूरी तरह इंजीनियर कर देते हैं, और वहीं पे ये भी डिस्कस हुआ था कि कुछ इक्विपमेंट वो पूरी तरह इंजीनियर करने की पोजीशन में नहीं होते हैं, और वो बाकी की जो इंजीनियरिंग है वो वेंडर पे छोड़ देते हैं। तो हीट एक्सचेंजर इज़ वन ऑफ दोज एग्जांपल्स। इसमें हमारे प्रोसेस वाले अगर तगड़े हैं, अगर उनकी जानकारी है, तो वो हीट एक्सचेंजर की एक सिमुलेशन होती है, एक सॉफ्टवेयर है बड़ा मशहूर, उसको HTRI कहते हैं। तो इट्स क्वाइट यूज्ड इन द इंडस्ट्री। इसका काम ये है कि आप उसको ट्यूब साइड और शेल साइड फ्लूइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं, और सॉफ्टवेयर को यूज़ करना तो चले एक बात है, दैट कैन बी लर्न इन अ फ्यू डेज़, लेकिन असल चीज़ होती है कि इसका कहाँ पे सही यूजेज है। कई केसेस में सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, और आप वहाँ पे भी ओवर किल करते हैं कि नहीं जी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके ही मैं बताऊँगा, अदरवाइज़ मैंने नहीं बताना, तो वो नहीं मुनासिब होता। तो एनीवेज हीट एक्सचेंजर के केस में प्रोसेस वाले या मैनुअल कर सकते हैं या वो HTRI को यूज़ करेंगे, और कुछ चीज़ें जो हैं वेंडर को बता देंगे, लाइक व्हाट इज़ द इनलेट टेम्परेचर ऑफ ट्यूब साइड एंड व्हाट इज़ द इनलेट टेम्परेचर ऑफ शेल साइड। आप आई होप कि आपको पता है कि व्हाट इज़ द शेल साइड एंड व्हाट इज़ द ट्यूब साइड। हीट एक्सचेंजर का काम है कि गर्म और ठंडे फ्लूइड्स में हीट एक्सचेंज करवाना या करना। उसके लिए एरिया ऑफ कांटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और नंबर ऑफ़ ट्यूब्स बढ़ाने से एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ता है, लेकिन आपने नंबर ऑफ़ ट्यूब्स को एक हद से ज़्यादा वो भी नहीं बढ़ाना होता। एनीवे तो HTRI की कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं जिससे आप कुछ साइजिंग करते हैं और कुछ फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स बता के ये जो डेटा शीट आपके सामने नज़र आ रही है इसको पार्शियली फिल अप करते हैं और उसके बाद इसको सीधा भेज देते हैं वेंडर को। वो वेंडर बाकी की सिमुलेशंस और कैलकुलेशंस करता है एंड ही कम्स अप विद सम डिज़ाइन, और वो कोटेशन देता है, आपको डिज़ाइन दे देता है। आप वो डिज़ाइन क्या करते हैं, प्रोजेक्ट वालों को दे सकते हैं अगर वो प्रोजेक्ट वालों ने भेजा है, और आप या मैकेनिकल वालों को फॉरवर्ड करेंगे कि वो उसको वेट करेंगे, उसको फाइनल चेक कर लेंगे, और क्या होगा कि वो आपका प्रोजेक्ट का फिर एक हिस्सा बन जाएगा। फिर आपने अगला काम उसकी ऑर्डरिंग और वो परचेज़ और प्रोक्योरमेंट वाला होता है, वो फिर आप फर्दर नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं। तो बहरहाल हीट एक्सचेंजर का डिज़ाइन नॉर्मली इस तरह किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, साइमल्टेनियसली कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिसमें प्रोसेस वाले टोटली बेबस होते हैं। बेबस होने से मेरी मुराद ये है कि वो उसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं ख़ास कर सकते। वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि फ्लूइड इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे जो इनलेट है, और फ्लूइड जो आउटलेट हमें चाहिए है वो इतने टेम्परेचर और प्रेशर और फ्लो रेट यानी कि ड्यूटी पे हमें चाहिए। ये मालूमात वो दे सकते हैं, और ये मालूमात भी अगर आप याद करें तो आपको सिमुलेशन, हाइड्रोलिक सिमुलेशन या हीट एंड मास बैलेंस से मिल जाती है। तो ये मालूमात लेके आप सीधा उसको भेज देते हैं जो उसका रेलेवेंट सप्लायर या वेंडर होता है। एयर फिन कूलर के स्टैंडर्ड
मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, और ख़ास तरह के हीट एक्सचेंजर जो हैं उनको हम प्लेट एंड फ्रेम एक्सचेंजर भी कहते हैं। ये भी बड़ा एक प्रोप्राइटरी सा आइटम है। इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। प्रोसेस वाले इतने केपेबल नहीं होते कि उसका डायमेंशंस या डिज़ाइन या कोई चीज़ कर सकें। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप बात करें तो रोटेटिंग इक्विपमेंट है, और उसमें सरे फहरिस्त पंप्स हैं या कंप्रेसर्स हैं। उसके सिलसिले में भी प्रोसेस वाले कुछ ख़ास नहीं कर सकते, और वो सिर्फ ये मेंशन कर देते हैं कि पंप का इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर और फ्लो रेट, यानी कि अगर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के बारे में मालूमात हैं तो वो भी बता देंगे। फिर NPSH भी दो तरह का होता है, एक NPSH अवेलेबल और एक NPSH रिक्वायर्ड। ये थोड़ी सी पंप की डिटेल इसमें आ जाती है, इसलिए मैं अभी नहीं उसको टच करूँगा, बट मे बी अ सेपरेट वीडियो ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स विल डू। बाय द वे, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो कि बड़ा मशहूर एक आइटम है प्रोसेस प्लांट का, वो हर जगह पे कारामद होते भी नहीं हैं। आपके ज़हन में ज़रूर आ रहा होगा कि ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप तो इतनी मशहूर चीज़ है, ये कैसे हो सकता है कि वो किसी जगह पे ना चले। कुछ जगहों पे सेंट्रीफ्यूगल पंप नाकाम हो सकते हैं या हो जाते हैं, और वो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा। मैं ज़रा आपको सोचने दूँगा, और उसके बाद या तो डेडिकेटेड वीडियो में इसके बारे में करेंगे और या फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो आप ये बता देते हैं कि कंडीशंस ऑफ इनलेट और आउटलेट स्ट्रीम्स क्या हैं, और बाकी की जो कहानी है वो जो डिज़ाइन है वो उसका वेंडर करेगा, और इसके साथ साथ आप कुछ 10% मार्जिन ऑफ ओवर डिज़ाइन भी दे देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ कैटेगरी ऑफ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पैकेज्ड यूनिट्स। पैकेज्ड यूनिट्स ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें यह है कि अगर कोई पार्ट ऑफ द प्रोसेस प्लांट ऐसा है जिसका कोई स्पेसिफिक सप्लायर मौजूद है, और पार्ट ऑफ द प्रोसेस प्लांट से मेरी मुराद ये है कि अगर किसी जगह पे आपने कोई ख़ास काम करना है, जैसे केमिकल डोजिंग है या TEG स्किड है या ल्यूब ऑयल स्किड है, कोई ऐसा काम है जिसके लिए एक स्पेसिफिक सप्लायर मौजूद था या मौजूद है, तो आप इस चक्कर में नहीं पड़ते कि आप उसकी इंजीनियरिंग इन हाउस करें, इसके बाद आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दें, इसके बाद आपको उसको इंटीग्रेट करना बड़ा मसला बन जाए। अगर इसकी नो हाउ एज अ होल किसी के पास है और वो मैन्युफैक्चरर भी है, तो आप इसको एज अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट, एज एन आइटम, उस पार्ट ऑफ द प्रोसेस प्लांट को अलग से फ्लोट कर देते हैं बिड उसकी, और वो फिर कुछ लोग आपके पास कोटेशन देते हैं और आप उससे बातचीत करके किसी एक को ऑर्डर दे देते हैं। तो ऐसी चीज़ें स्किड माउंटेड होती हैं, और ये मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन में बड़ा इसका फ़ायदा है। अब मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन में क्या फ़ायदा होता है, वो चीज़ बनी बनाई आ जाती है, और जस्ट लाइक अ प्लग एंड प्ले आप उसको अपने प्लांट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। कल को अगर आपको उसमें कोई चेंज लानी है या प्लांट को स्केल अप करना है, रीस्केलिंग करनी है, तो उसमें ये होता है कि आप वो जस्ट स्किड उतार दें और नई स्किड लगा लें, तो आपको अल्टीमेट उसका लॉन्ग रन में फ़ायदा हो जाता है। जैसे आज अगर ल्यूब ऑयल स्किड काफ़ी है इस कंप्रेसर के लिए, कल को आपको कंप्रेसर बदलना है या उसके ऑपरेटिंग कंडीशंस को बदलना है, तो इंस्टेंट के आप सारे प्लांट को डिमोलिश करें या मुश्किल आपके लिए हो, आप उस स्किड को बस डिसमेंटल करेंगे, उसको उठाएंगे स्किड को, उसके फ्लैंज को डीबोल्ट करेंगे, और उसके बाद एक नई स्किड आप उसमें प्लेस कर देंगे।
और उसकी मेंटेनेंस भी ज़रा सी आसान हो जाती है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पैकेज्ड यूनिट्स। अब एक प्लांट में कितनी चीज़ें पैकेज्ड कर देनी चाहिए, कितनी चीज़ें स्किड माउंटेड कर देनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई बड़ा स्लग कैचर है और कोई ऐसा बड़ा यूनिट है जो कि पोर्टेबल नहीं है, कोई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ठीक है, तो और या कोई हैवी पंप्स हैं, हैवी कंप्रेसर्स हैं, उनको स्किड माउंटेड करना मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसका आपको एक्सपीरियंस कम है, ज़रा सी वो पोर्टेबल है, बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज़ की नहीं है। ऐसी चीज़ों को आप अगर चाहें तो आप स्किड माउंटेड करार दे सकते हैं या उनको बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रोसेस ग्रुप की बात हो रही थी या हो रही है, तो एक काम और इन बेचारों को करना पड़ता है। मैं बेचारे का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने कुछ बातें ऐसी बताई कि प्रोसेस वाले डोमिनेट करते हैं या वो एक्सप्लॉइट करते हैं, या ये है कि उनको प्लांट में मतलब एक डिज़ाइन में उन्हें एक बड़ी लीडिंग पोजीशन हासिल होती है। लेकिन एक्चुअली अगर आप उनको क्लोजली देखें तो उनके पास वर्कलोड बहुत होता है। जहाँ पे उन्हें थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन मिलती है अगर काम वो आगे चला दें, वहीं पे उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है अगर उन बेचारों से कोई गलती हो जाए। गलती तो देखें हर इंसान से हो सकती है, उनसे भी हो जाती है। कोई ये नहीं है कि अगर वो एक काम सॉफ्टवेयर सिमुलेशन से कर लिया तो कहीं पे, इनफैक्ट मेरी खुद ऑब्जर्वेशन है कि हमारी प्रोसेस टीम थी, हम एक इंटर रिफाइनरी पाइपलाइन पे काम कर रहे थे। तो ये है कि प्रोसेस वाले जो ग्रुप था उनसे एक का लाइन का साइज़ 4 इंच की जगह चेंज हो गया गलती से। अब वो गलती कैसे हो गई, कोई मतलब मिस कैलकुलेशन हो गई या मिस जजमेंट हो गई, या सॉफ्टवेयर के कुछ बता रहा था, और सॉफ्टवेयर भी बाय द वे जो आप उसको इनपुट देंगे वो वैसा ही आउटपुट देगा। अगर कहीं कोई गलती हो गई किसी चीज़ में तो सॉफ्टवेयर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी गलती को समझ के उसको सही कर देगा, वो नहीं हो सकता। तो बहरहाल उस केस में वो वॉल्व के साइज़ ज़रा सा फ़र्क हो गया। तो अब प्रोसेस वाले परेशान थे कि क्या करें, क्योंकि उसकी बेस पे हम लोगों ने एज अ पाइपिंग पर्सन ये किया था कि उसको ऑर्डर कर दिया था, और हम काम कर रहे थे इंजीनियरिंग सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे। हमारे साथ एक मेन कॉन्ट्रैक्टर था, उसके साथ एक पीएमसी था, और हमारा क्लाइंट एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप था मिडल ईस्ट में, मैं नाम नहीं लूँगा। तो अब कुदरतन ये हुआ कि वो जो उन्होंने स्पेसिफाई किए थे गलती से, वो वॉल्व कहीं और पे काम आ गए। और उससे ये है कि हमारी एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर पोजीशन जो है वो सेव हो गई। लेकिन अगर कोई ऐसी गलती हो जाए तो एक ग्रुप नहीं होता, फिर पूरी की पूरी टीम्स को सफ़र करना पड़ता है। तो एनीवे, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज़ दैट प्रोसेस ग्रुप आल्सो आर ह्यूमन बींग्स। उनसे गलतियाँ भी हो जाती हैं, वो ओवरलोड भी हो जाते हैं। तो उनके साथ रहना चाहिए, एज अ टीम वर्क के तौर पे प्ले करना चाहिए, ना कि ये कि नहीं जी ये प्रोसेस वालों की गलती है, ये उसकी गलती है, ऐसे नहीं। जो भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वो टीम का प्रॉब्लम है। तो वन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड प्रोसेस इक्विपमेंट लिस्ट। उसमें प्रोसेस वाले एक लिस्ट से तैयार करते हैं जिसमें वो हर इक्विपमेंट की ड्यूटी, ड्यूटी मतलब उसके जो फ्लो रेट है, उसकी डायमेंशंस, उसमें से कितना हेड जो है वो बनाएगा अगर वो पंप है, अगर उसका इनलेट टेम्परेचर और डिज़ाइन प्रेशर वगैरह आप बता देंगे। इसके अलावा मटेरियल की बात आ रही है। मटेरियल अगेन आप इक्विपमेंट वालों से मशवरा करके ही लिखेंगे, और ये सब करने के बाद अगर ये लिस्ट मुनासिब जजमेंट और एक्यूरेसी से तैयार की गई है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप इस लिस्ट की बेस पर अलोन वी कैन एस्टिमेट द टेंटेटिव कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। उसका एक फैक्टर होता है, उसमें आप उसे किसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके यू कैन एस्टिमेट द पाइपिंग एंड इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल कॉस्ट। उसके बारे में ज़रा सा तफसील से हम फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। बट जस्ट नो एट दिस स्टेज
then because of this list we can estimate the cost of the plant. एक और चीज़ है जो प्रोसेस वालों को करनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी कंजम्पशन लिस्ट। यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई पंप लगा हुआ है उसको चलने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। अगर कोई स्टीम टरबाइन लगी हुई है उसको भी चलने के लिए एक प्राइम मूविंग कोई चीज़ चाहिए, या कोई चीज़ बिजली से चलेगी या कोई चीज़ स्टीम से चलेगी। अगर कोई हीट एक्सचेंजर है और उसने किसी फ्लूइड को ठंडा करना है तो उसको भी चलने के लिए कुछ चाहिए, उसको चलने के लिए कूलिंग वाटर चाहिए। तो इसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हें चलने के लिए क्या चाहिए होता है? जो एयर ड्रिवन होते हैं इंस्ट्रूमेंट एयर जिनको चाहिए होती है, तो उनको फिर इंस्ट्रूमेंट एयर की ज़रूरत होती है। कई दफ़ा हमें इक्विपमेंट पर्जिंग या ब्लैंकेटिंग के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये सारी यूटिलिटीज़ हैं और हमें ज़रूरत पड़ती है इन यूटिलिटीज़ की प्लांट को चलाने के लिए। और इस स्टेज पे हमें यह मालूम करना है, हमें यह जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो यूटिलिटीज़ क्या हैं। क्यों जानना ज़रूरी है? इसलिए जानना ज़रूरी है कि ये हम प्रोवाइड कर सकें। या तो मैकेनिकल वालों को लगाएं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनकी PFD PNID बनेगी, फिर इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये न हो कि प्लांट तो सारा लग गया लेकिन यूटिलिटी जो चाहिए थी वो नहीं मिल सकी, फिर प्लांट कैसे चलेगा? एक पंप लगा हुआ है उसको बिजली ना मिली, स्टीम टरबाइन मिली हुई है वो भी नहीं चल रही, ठीक है ना। तो ये सारी यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इनको एनलिस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज यूटिलिटी कंजम्पशन लिस्ट। अच्छा जी, ये सब जो पिछली स्लाइडों में होने के बाद अब हम अगली स्टेज पे आ जाते हैं, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है प्रोसेस के लिए, क्या बल्कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए। हर बंदे की ज़ुबान पे उसका नाम होता है और वो बार बार कहते हैं जी अगर PNID मिल गई तो ये हो जाएगा, PNID ना मिली तो ये हो जाएगा। तो PFD से ऑल्दो काम आगे का चल पड़ता है, पाइपिंग वाले प्लॉट प्लान बना लेते हैं, मैकेनिकल वाले भी काम शुरू कर देते हैं, इक्विपमेंट वाले। हो सकता है कि HSE वाले भी अपना थोड़ा बहुत देखें, उसमें फेज़र आ जाता है या और कोई रिव्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन असल फिर भी बात वहीं पे आ जाती है कि जब तक PNID नहीं बनेगी हम एक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस नहीं कर सकते। लेकिन PNID बनाने के चक्कर में अगर आपने गलत कॉन्सेप्ट्स पे PNID बना दी, यानी कि PFD गलत थी, यानी कि प्लांट का वो जो ब्लॉक डायग्राम था या जो उसकी स्कीम थी वही सही नहीं थी, तो ज़ाहिर है PNID कैसे सही हो सकती है? PNID में भी वही गलती चली आएगी। कोई स्लग कैचर था, उसकी ये ऑपरेटिंग फ़िलॉसफी ही नहीं चाह रहे थे क्लाइंट, तो फिर ज़ाहिर है PNID PFD सारा कुछ गलत होगा। तो मतलब ये है कि PNID although is a very important milestone but heavily depends on the accuracy of its predecessors। यानी कि PFD should be accurate, scheme should be accurate, the block flow diagram should be accurate। अच्छा जी, just to show you an example, आप देख रहे हैं कि एक चीज़ जो PFD में कैसी नज़र आती है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्लग कैचर की। स्लग कैचर क्या होता है? स्लग कैचर क्या होता है? अगर किसी ने गैस पाइपलाइन पे काम किया है तो उनको मालूम होगा कि जब आपकी फैसिलिटीज़ गैस को रिसीव कर रही होती हैं तो वो जो पहला इक्विपमेंट होता है जिसमें वो रिसीव आप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्लग कैचर। स्लग्स क्या होते हैं? शायद आप में से किसी को पता हो। स्लग्स होते हैं एक गैस पाइपलाइन के अंदर अगर कोई लिक्विड आ गए। आपको ये पता होना चाहिए कि गैस पाइपलाइन में गैस की स्पीड अंदाज़न क्या होगी। अगर वो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है तो उसकी बड़ी मुनासिब स्पीड होती है, बड़ी तेज़ स्पीड होती है। तो वो गैस तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें लिक्विड के ड्रॉपलेट्स या लिक्विड के स्लग्स आ गए
लिक्विड के स्लग का मतलब है लिक्विड का एक पोर्शन आ गया, तो क्या होगा उसका, ये होगा कि वो लिक्विड का जो पोर्शन है ना वो आके किसी इक्विपमेंट को बिल्कुल टोटली डैमेज कर सकता है। तो हमें एक स्टेबल फ्लो की ज़रूरत है अगर हमें उस गैस का कुछ करना है, यानी उस गैस को प्रोसेस करना है, स्वीटनिंग करनी है, एक्सपोर्ट करना है, उसमें अगर आपको कंप्रेस करना है या जो भी उसमें आपने प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए फ़्लो का स्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है। इट शुड बी फ्री ऑफ लिक्विड स्लग्स। तो स्लग कैचर तो ये हो गया। अब ये पीएफडी में आप देख रहे हैं कि सादा सा ये एक लाइन, एक दो लाइंस दिखाई हुई है, लेकिन आप उसी स्लग कैचर को अगर पीएनआईडी में देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारी इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ नज़र आ रहा है। तो ये सब इसको डेकोरेट करने या एस्थेटिक बनाने के लिए नहीं है, ये सब कुछ का एक मकसद है। आप क्या चाह रहे हैं? आप ऐसी तमाम इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे अगर आप इसमें देखें तो अलार्म्स, लेवल कंट्रोलर्स और मुख्तलिफ़ तरह के इंस्ट्रूमेंटेशन लगाए गए हैं जो ये इंश्योर करेंगे कि इस इक्विपमेंट में ओवर प्रेशर ना हो, इसका लेवल सही रहे, ठीक है। और अगर ओवर प्रेशर होता है तो या तो उसको रिलीज़ कर दिया जाए किसी हेडर में, और या फिर उसको कई केसेस में आप एनवायरनमेंट में भी रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ दैट रिलीज़। नॉर्मली एचएससी वगैरह इसकी अब अलाउ नहीं करते। ठीक हो गया। तो इसके अलावा अगर इसमें लिक्विड्स हैं या लिक्विड स्लग्स है आ सकते हैं तो उसका कोई लेवल होगा लिक्विड का, तो वो भी आपको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। वो ये ना हो कि वो कोई लेवल या तो बढ़ जाए एक ख़ास हद से और या एक ख़ास हद से कम हो जाए, उसके लिए बड़ी एलेबोरेट लेवल कंट्रोल रखनी पड़ती है। तो ये सब इसमें दिखाने की कोशिश की है। अगेन दिस इज़ नॉट डन फ्रॉम स्क्रैच। स्लग कैचर पहली दफ़ा नहीं लग रहा, स्लग कैचर कई करोड़ दफ़ा लग चुका है। तो आप अगर शुरू करने लगे हैं तो द बेस्ट अप्रोच इज़ दैट यू स्टार्ट विद सम PNID विच हैज़ बिन डन फॉर द स्लग कैचर। उसको आप टेलर करें, अडेप्ट करें, तो वो तो बात समझ में आती है। ठीक है। ऑब्वियसली उसको कट कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो फ्लूइड था और कैपेसिटीज़ थी वो फ़र्क थी, आपकी और है। तो लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका लेवल कंट्रोल, लेवल अलार्म, LSLL, LSHL ये सब कैसे लगाने हैं। तो ये सब आप उससे प्रोजेक्ट से लेके आप काम शुरू करेंगे। लेकिन अगेन जो ज़्यादातर गलतियां होती हैं, जो मैंने देखा है, जो रिव्यूज़ में पकड़ी जाती हैं, तो यही होता है कि जी वो किसी प्रोजेक्ट से किसी ने ले ली थी PNID और उसको उसने छापा मार के कोशिश किया कि चल जाए, थोड़ी बहुत उसमें ज़रा सेटिंग करके। ऐसे नहीं करना। आपको एक एक चीज़ को रिव्यू करना है। अगर कोई ब्लॉक वॉल्व है, उसकी इवन टाइप है, अगर कोई फेल क्लोज है, फुल बोर है, लॉक्ड ओपन है, एक एक वर्ड का, एक एक लेटर का इनफैक्ट PNID में मतलब होता है। तो यू नीड टू गो इनटू वेरी मच डिटेल्स ऑफ दैट PNID। ठीक है। इसको हम आगे, ये नहीं कि इतना सा, इसको आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। PNIDs आर द हार्ट एंड सोल ऑफ द प्लांट एंड दे आर चेंज मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द प्लांट लाइफ साइकिल। ये अभी बनेगी, इसके बाद इसका क्या होगा, रिव्यू होगा, इसके बाद इसका वैल्यू इंजीनियरिंग होगा, इसके बाद इसका हैज़ऑफ होगा, इसके बाद इसके हो सकता है फेज़र 2, 3, 4 कहीं हो। हर चीज़ में PNID को रिव्यू किया जाएगा और उसमें चेंजेस रिकमेंड की जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पाइपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ, बहुत कुछ इसमें
इंस्ट्रूमेंटेशन ने लगाना है, लेकिन इसको रिकमेंड कौन कर रहा है? इसको रिकमेंड प्रोसेस वाले कर रहे हैं। और मैंने कई दफ़ा देखा है कि इंस्ट्रूमेंट वाले सही समझ नहीं पाते। इंस्ट्रूमेंट वाले कहते हैं नहीं जी इस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो उनको नहीं कहना चाहिए। PSVs जो सेफ्टी वॉल्व्स होते हैं उनकी अलग डेटा शीट होती है और इंजीनियरिंग होती है। इसी तरह हर इंस्ट्रूमेंट की अलग इंजीनियरिंग होती है। तो दिस डायग्राम शुड बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली एंड शुड बी गॉन इनटू ग्रेट डेप्थ्स बिफोर प्रोसीडिंग। जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे उतना रिव्यू में ये कम इसको मार पड़ेगी और कम चेंजेस आएंगी और आपका एक अच्छा रेप्यूट बनेगा एज आ डिज़ाइनर। P&ID में अगर आप गौर कीजिए तो बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। उसमें वॉल्व्स भी होते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, उसमें और क्या होता है, इक्विपमेंट भी दिखाए जाते हैं। तो वो सब समझने के लिए वो नॉर्मली ये नहीं होता कि हर प्रोजेक्ट में बिल्कुल अगर एक प्रोजेक्ट में वॉल्व इस तरह दिखाया है तो अगले प्रोजेक्ट में उसका बिल्कुल फ़र्क हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी हर प्रोजेक्ट में उसके सिंबल्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं या हो जाते हैं, ख़ास तौर पे इंस्ट्रूमेंटेशन के केस में। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी कि ये एज्यूम करें कि जी इसका मतलब यही होगा क्योंकि मैं पिछले प्रोजेक्ट में इसको ऐसे यूज़ करता आया हूँ। तो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट द लेजेंड एंड सिंबल P&ID, जिसमें आपको बहुत सी नई बातें पता चल सकती हैं। अच्छा जी, P&ID और प्रोसेस डिज़ाइन से हटकर एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस शटडाउन सिस्टम्स। ये क्यों ज़रूरत पड़ती है? ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि प्लांट में किसी भी तरह की इमरजेंसी हो सकती है जिसमें हमारा प्रोसेस कंट्रोल फेल हो सकता है या नाकाम हो सकता है। उस सूरत में क्या करें? फ़र्ज़ करें देयर इज़ अ फायर इंसिडेंट्स और देयर इज़ अ टॉक्सिक गैस लीकेज इंसिडेंट्स। तो अब प्रोसेस कंट्रोल तो काम नहीं कर रहा, इसीलिए तो ऐसा वाक़या हो गया। तो अब कैसे उसको इंसिडेंट्स को कंटेन करें? फायर है तो उसका डैमेज मिनिमम हो, अगर कोई लीकेज है तो उसको मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए एक और पैरेलल में सिस्टम दिया जाता है जिसको हम प्रोसेस शटडाउन सिस्टम कहते हैं। उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द प्रोसेस इक्विपमेंट को वो क्या कर सकता है? आइसोलेट कर सकता है। फ़र्ज़ करें वो लीकेज जो है वो एक इक्विपमेंट की कनेक्टिंग पाइप में हो रही है, जो फ्लैंज था लगा था, नोज़ल से लगा था, वहाँ से लीकेज हो रहा है। तो अब इसमें इर्द गिर्द के जो इक्विपमेंट हैं उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर कहीं गलती हो रही है तो वो वही वेसल है जिसके फ्लैंज पे लीकेज हो रहा है। तो अगर आप पूरी की पूरी ट्रेन को बंद कर देंगे तो उसमें आपको दो तीन नुकसानात हैं। एक तो ये कि प्लांट को बंद करके चलाना वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री होती है ना, जो वेसल्स के अंदर होती है, उसको आप कहाँ लेके जाएंगे? अभी तो वो अंदर कंटेन रहेगी, लेकिन आपने रिकमीशन करना है, प्लांट को दोबारा चलाना है, वो आप कैसे चलाएंगे? उसके लिए आपको पहले इन्वेंट्री को कहीं ड्रेन करना पड़ेगा। अगर कोई गैशियस इन्वेंट्री है उसको आपको फ्लेयर में या तो ले जाना पड़ेगा या कोई वेंट हेडर में भेजना पड़ेगा, फिर जाके कहीं प्लांट दोबारा कमीशनिंग के काबिल होगा, वो सारे चेक्स करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा तरीका हो जाए कि जहाँ पे प्रॉब्लम है सिर्फ उसी एरिया को आइसोलेट करके और उसको वेंट और ड्रेन करके आप उसको रीस्टार्ट कैपेबिलिटी की तरफ ले जाएं और उसको रिपेयर कर दें और वो इक्विपमेंट सही हो गया, इंसिडेंट कंटेन हो गया। फ़र्ज़ करें अगर कोई गैस लीकेज था तो आपने प्रोटेक्शंस दे के वहाँ टेक्नीशियंस भेजे, उन्होंने फ्लैंज को डीबोल्ट किया, अगर नई गैस किट की ज़रूरत थी वो डाली, और हॉट वर्क और कोल्ड वर्क परमिट्स लेके अगर कोई वेल्ड्स के जो री वेल्डिंग अगर करनी थी वो कर ली।
अगर कोई वर्कशॉप में ला के काम करना था वो कर लिया, अब वो सही हो गया है अब वो लीकेज नहीं होगा, लेकिन आपने उसको दोबारा चलाना है, तो उसके लिए आपका जो रीवर्क का एफर्ट है वो बड़ा मिनिमम हो गया, क्योंकि आपने सिर्फ उसी वेसल को आइसोलेट किया था और बाकी का प्लांट वो सही चल रहा है, तो इससे हमें फ़ायदा हो गया। और दूसरा ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई 2-3 जगहों पे आपको ऐसी आइसोलेशन करनी पड़ी अलग अलग, तो वो भी आप कर सकते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आप इस फिगर में देख रहे हैं, कि बहुत सारे HSVs भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये क्या होते हैं? HSVs आर वॉल्व्स विच आर कंट्रोल्ड बाय हैंड, मैनुअल होते हैं। और कुछ SDVs भी आपको नज़र आ रहे हैं, उनको हम शट डाउन वॉल्व्स कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए जिसमें उस पर्टिकुलर ट्रेन में या उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ गलती हो गई, कोई ऐसा लीकेज या फायर या कोई और ऐसा वाक़या हो गया, तो एक सिग्नल कंट्रोल रूम में चला जाता है बाय द सेंसर्स, जो वहाँ सेंसर्स लगे हैं, और वहाँ से अगर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं भी हो रही तो SDVs को एक सिग्नल आ जाता है और वो उस पूरी ट्रेन को फर्स्ट ऑफ ऑल तो बंद कर देते हैं। अब आपने बंद कर दिया, इसका मतलब है अब जो इंसिडेंट्स हुआ है उसके बढ़ने के चांसेस कम हो गए या ख़त्म हो गए। अब आप देखेंगे सिचुएशन क्या है, डैमेज कितना हुआ है, तो वो फिर आप बंदे भेजेंगे जो कि उसके साथ टैकल कर सकते हैं, और वो बंदे जब वो कर लेंगे तो HSVs को यूज़ करके जहाँ जहाँ सेलेक्टिव आइसोलेशन करनी है वहाँ वहाँ करके आपको कहेंगे जी कि अब हमने मेंटेनेंस और रिपेयर कर ली है, तो फिर उसको रीस्टार्ट किया जा सके। तो these kind of shutdown systems are extremely important for any facility, और हैज़ॉप और दूसरे रिव्यूज़ में इनके बारे में डिस्कशन होता है कि क्या हमने ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की है या नहीं प्रोवाइड की। तो एब्सोल्युटली एसेंशियल, शुड बी टेकन केयर ऑफ। अ सेपरेट डायग्राम इज़ नॉर्मली मेड फॉर सच सिस्टम्स। तो फाइनली जनाब, जब P&ID एक दो रिव्यू साइकिल से गुजर जाती है और क्लाइंट की कुछ तसल्ली हो जाती है कि काम जो है P&ID में ठीक हो रहा है, और कुछ एक दो दफ़ा प्रोसेस वाले उसको रिवाइज़ कर देते हैं, तो P&ID ऐसी स्टेज पे चली जाती है कि उसको रिव्यू किया जाता है, उसको इशू किया जाता है इशू फॉर हैज़ॉप करके। ये एक नई रिवीजन के तौर पे उसको इशू किया जाता है, जिसको कहा जाता है इशू फॉर हैज़अप या इशू एज हैज़अप, इस तरह करके। तो इसका इशू फॉर हैज़अप का मकसद ही ये होता है कि क्लाइंट उसको ज़रा देख लेगा और फिर एक डेट दी जाएगी जिसमें ये रिव्यू होगा, जिसका नाम है हैज़ॉप। हैज़ॉप का मतलब हैज़र्ड्स एंड ऑपरेबिलिटी रिव्यू। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिव्यू होता है, और जो मैंने इसका नेगेटिव साइड्स देखी है, वैसे तो ये सेफ्टी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं किसी से डिस्कस भी कर रहा था और वैसे जनरली मेरी ऑब्जर्वेशन भी है कि इस रिव्यू को कभी कभी मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, बल्कि अक्सर मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। अच्छा जी, मिसअंडरस्टैंड कैसे किया जाता है? क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर और तीसरा बंदा होता है, क्लाइंट की टीम होती है, कॉन्ट्रैक्टर की टीम होती है, और तीसरा बंदा होता है वो, उसको हम कहते हैं क्या, फैसिलिटेटर कहते हैं, कभी कभी चेयरमैन भी कहते हैं, हैज़ॉप चेयरमैन, हैज़ॉप फैसिलिटेटर, इस तरह करके उसका नाम होता है। वो बंदा कंपनी का नॉर्मली हिस्सा नहीं होता, ना क्लाइंट का ना कॉन्ट्रैक्टर का, एक थर्ड पार्टी होती है, और उसको आप हैज़ॉप के लिए ही हायर करते हैं। वो प्रोसेस और HSE का एक्सपर्ट होता है, और ये रिव्यू नॉर्मली किसी ऑफिस से बाहर
किसी थर्ड लोकेशन पे किया जाता है। अच्छा जी, इस रिव्यू में क्या होता है? असल कहानी ये है, इस रिव्यू में ये होता है कि होना तो ये चाहिए कि क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर और जो फैसिलिटेटर है सारे सर जोड़ के बैठ जाएं और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो, कंस्ट्रक्टिव हो, और एंड रिज़ल्ट ये हो कि जो पीएनआईडी है या प्रोसेस है वो बहुत सेफ़ हो जाए। उस फैसिलिटी जो कभी लगेगी उसमें कभी कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई परेशानी ना हो, एक स्मूथ फैसिलिटी हो, बड़ी अच्छी फैसिलिटी हो, कोई उसमें मेंटेनेंस कम से कम आए, प्रॉब्लम्स कम से कम आए, ऑपरेशनल अपसेट्स कम से कम आए। तो ये तो है आइडियल सिचुएशन, और ऐसा शायद क्लाइंट सोच के आता है। कॉन्ट्रैक्टर भी बाय द वे वो भी अपनी यही कोशिश कर रहा होता है कि हमारा काम अच्छा हो जाए, क्लाइंट को पसंद आ जाए, और अगर क्लाइंट को पसंद आने के साथ साथ वैसे भी अच्छी चीज़ बने तो कॉन्ट्रैक्टर की रेपुटेशन के लिए वो अच्छा होता है। लेकिन प्रैक्टिकली हो क्या रहा होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अपने अपने 28 ईयर्स एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि हैज़अप में मैंने एक, उसको मैं अगर नाम दूँ तो बड़ा एक क्रूड सा नाम, मैं उसको टग ऑफ वॉर का नाम दूंगा। एक रस्सा कशी हो रही होती है, क्लाइंट एक और डायरेक्शन में सोच रहा है, कॉन्ट्रैक्टर वो बेचारा कुछ और करना चाह रहा है। क्लाइंट मैंने देखा है कि हो सकता है उसके यही हो दिमाग में कि सेफ़ हो जाए, लेकिन मैंने जो देखा है कि बहुत सारी क्लाइंट की जो ख्वाहिशात या रिकमेंडेशंस होती हैं वो गोल्ड प्लेटिंग में आप कह सकते हैं। क्लाइंट चाहता है कि अगर कोई छोटे से छोटा वॉल्व है उसको एमओवी बना दिया जाए। आई होप यू नो व्हाट इज़ एन एमओवी, अ मोटर ऑपरेटेड वॉल्व। वो और ऐसी चीज़ें कहेगा, अगर एक लाइन की ज़रूरत है वो दो लगवाना चाहेगा। अगर कोई लोकल कंट्रोलर है वो उसको क्या चाहेगा कि वो कंट्रोल सिस्टम के साथ भी हुकअप हो जाए। बहुत सारी ऐसी बातें वो चाहेगा जो कि सेफ्टी के ज़ुमरे में या दायरे में नहीं भी आती, वो हैज़अप के कवर में करवाना चाहेगा। ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर का मसला ये होता है कि उसने टर्न की बेसिस पर लमसम पे वो प्रोजेक्ट लगा के चला के देना होता है, और एक ख़ास टाइम में भी। तो अगर इस तरह की ख्वाहिशात क्लाइंट की आने लग जाएगी हैज़अप में, एक तो ये बात है वो मटेरियल ऑर्डर कर चुका होता है हैज़अप तक, काफ़ी हद तक कर चुका होता है। दूसरा मसला ये कि अगर उसने नहीं भी ऑर्डर किया तो एट द टाइम जब वो बिड कर रहा था तो उसने बहुत सारी बातें एज्यूम की थी कि जी ये प्रोजेक्ट में इतनी को कॉस्ट आ जाएगी। अगर क्लाइंट की ऐसी बातों को सारियों को मान लिया जाए तो उसका ये होगा कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को ज़रा बर्डन बर्दाश्त करना पड़ेगा एडिशनल कॉस्ट का। अब ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर बाद में क्लाइंट से बात करेगा कि जी बात ये है कि ये तो जो आपने बातें कही हैं ये सेफ्टी में तो आती हैं या नहीं आती। क्लाइंट बहस करेगा, नहीं जी नहीं ये सेफ्टी में आती है। और इधर फिर एक टग ऑफ वॉर जो कि मैंने दौरान रिव्यू भी देखी है, और रिव्यू के बाद तो फिर एक लेटर्स का क्लाइंट लिख रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर लिख रहा है क्लाइंट को। तो एक बड़ी मैंने मुश्किलात में दोनों पार्टियों को देखा है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये एक तो ये है कि स्कोप जो डॉक्यूमेंट है वो बड़ा क्लियर डिफाइंड हो। फ़र्ज़ करें अगर आप कोई ख़ास चीज़ें चाहते हैं जैसे एमओवीज़ हैं, या डबल रिडंडेंसी, ट्रिपल रिडंडेंसी, या रिमोट इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, या कंट्रोल सिस्टम्स का हुकअप, या जो भी चीज़ें अगर आपके जहन में हैं वो आप कोशिश करें एज अ क्लाइंट कि आप स्कोप डॉक्यूमेंट में लिख दें। नहीं लिख सके तो फिर बात आ जाती है रिक्वेस्ट वाली, और फिर आप प्रेस नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्टर को कि ये ज़रूर हो जानी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर की साइड से भी इमोशनल होने की बजाय अगर आप स्कोप का सहारा लें, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस का लें, और अपना केस जो है पोलाइटली फ़ाइट करना पड़ता है। नॉर्मली क्लाइंट का एज अपर होता है, लेकिन यह है कि अगर आप मोहतात तरीके से
थ्रू सिस्टमेटिक एंड लॉजिक बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर को भी मैंने विन करते हुए देखा है। एंड आई वॉज बाय द वे अ पार्ट ऑफ सच टीम्स इन विच कॉन्ट्रैक्टर्स दे नॉर्मली विन, क्योंकि हम बात करते थे ये स्कोप वगैरह के रेफरेंस से और बड़ा लॉजिकली। तो इन समरी हेजॉप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिव्यू। इसमें PNID को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके उनको नोड्स कहते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में जिनको नोड कहा जाता है। हर नोड पर आप उसके मुख्तलिफ कीवर्ड्स को लेते हैं। उसमें कीवर्ड्स हो सकते हैं लेवल, फ्लो, टेम्परेचर, प्रेशर। उसके बाद आप ये असेस कर रहे होते हैं कि अगर ये इसमें कीवर्ड में अगर फ्लो ज़्यादा हो गया, एक्सेसिव हो गया, लेवल ज़्यादा हो गया, या टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, तो उसके लिए क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और उसके क्या कोई सेफ गार्ड रखे गए हैं या नहीं रखे गए, और अगर नहीं रखे गए तो क्या क्या सेफ गार्ड हो सकते हैं। तो ये सब मुख्तलिफ चीज़ें आपको 3 से 4 दिन अगर एक मिडल साइज प्रोजेक्ट है उसमें लग सकते हैं, और इनको करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही PFD जो PNID है आपकी फाइनलाइजेशन या IFC की तरफ जा पाएगी। तो जनाब आज की डिस्कशन जो है वो यहीं तक रखते हैं। आई होप यू enjoyed दिस लेक्चर एंड दिस सीरीज़ एज वेल, और इसको फिर अगली दफ़ा तीसरा पार्ट जो है प्रोसेस का उसमें इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। प्रॉमिस नहीं है, हो सकता है एक और पार्ट करना पड़े बिकॉज द थिंग्स आर वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, तो आई नीड टू कवर देम इन अ ग्रेट डिटेल। तो ठीक है जनाब, फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कहने की ज़रूरत नहीं, उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।